नमस्कार, श्री नारद मीडिया के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश पांडे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कारगिल विजय दिवस है। आज से ठीक 18 साल पहले भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए ऊंचाई पर लड़ाई करते हुए उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया था और अपनी जान की बाजी लगाते हुए देश की सरहदों की हिफाजत की थी। इस अवसर पर हमारे स्टूडियो में जिले के दो शख्सियत, डॉक्टर अशोक प्रियंवत, आप जेडे इस्लामिया कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक हैं, और साथ ही सुनील तंग इनायतपुरी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज हम लोगों के साथ हैं। इनसे हम इन विषयों पर तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कारगिल विजय दिवस पर हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे सैनिकों को इतनी बड़ी शहादत क्यों देनी पड़ी। डॉक्टर साहब, धन्यवाद। देखिए, भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते रहे हैं आज़ादी के बाद, ये कभी भी सामान्य रिश्ते नहीं रहे। हर दशक में कुछ न कुछ होता ही रहा है। कारगिल एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा। पाकिस्तान ने लद्दाख को भारत से अलग करने और पीओके में मिलाने की एक गहरी साजिश रची, जिसको अंजाम दिया पाकिस्तान की सेना ने अपने 5000 सैनिकों को उन चोटियों पर भेजकर, जो चोटियां बर्फ से ढकी होती थी, उस पर उपस्थिति कम होती थी सैनिकों की। पिछले कई महीनों की कोशिश से वो कई चोटियां जैसे टाइगर हिल, तोनोलिंग, द्रास सेक्टर में, कारगिल सेक्टर में कई चोटियों को लगातार उन्होंने उसके टॉप पर अपना ठिकाना बना लिया था। और जब टॉप पर कोई सैनिक ठिकाना बना लेगा तो उसको तोड़ना, उस रचना को तोड़ना, उनको वहां से रिप्लेस करना कितना कठिन होता है, आप सोच सकते हैं। भारतीय सेना की 30,000 जवान लगाए गए थे 5,000 सैनिकों को वहां से हटाने के लिए, जिसमें 527 सैनिकों ने शहादत दी। 1300 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी गई जिसका उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं मिलेगा। इतना कठिन युद्ध भी कहीं देखने को आमतौर पर नहीं मिलता है, क्योंकि वह 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर लड़ा गया युद्ध था। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में इतनी कठिन और मुश्किल प्राकृतिक परिस्थितियों में यह एक उदाहरण है जीत का, जिसको भारतीय सेना ने हासिल किया। उसमें बहुत कुछ गंवाना पड़ा भारत को भी, और बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिला। दोनों चीजें हुई, अपने शौर्य, साहस, पराक्रम, रणनीति, सब कुछ दांव पर लगा। और चुनौतियां जो थी, उससे बड़े बदलाव भी भविष्य में करने का अवसर मिला भारतीय सेना कि ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या कमी रह गई, इन कमियों का मूल्यांकन भी करने का अवसर मिला। इस युद्ध में, व्यापक युद्ध हम नहीं कहेंगे इसको, एक छोटा युद्ध ही था, लेकिन सिखाया बहुत कुछ, हमारी ताकत बहुत कुछ बढ़ी। और मुझे तो लगता है कि हर एक दशक में एक युद्ध होना ही चाहिए। सेना की ऊर्जा क्षमता में जो जंग लग जाती है, हर एक दशक में उसका मूल्यांकन के लिए जरूरी है कि छोटा या बड़ा युद्ध वो लड़े, इससे भागना नहीं चाहिए। इसमें हमें अपने अस्त्र शस्त्र, उपकरण, अपनी क्षमता, अपने साहस, अपनी रणनीति जो हर समय बदलती रहती है, उसके मुताबिक सेना को तैयार होने का मौका मिलता है। कारगिल इसलिए एक पड़ाव था भारतीय सेना के अदम्य साहस और उसके विकास विस्तार के लिए।
एक जरूरी लड़ाई थी और उस लड़ाई को हमने जीत कर अपना हौसला कर दिया। तंग साहब, भारत और पाकिस्तान आज से 70 साल पहले एक हुआ करते थे। दोनों की संस्कृति साझा है, दोनों के लोग एक हैं। फिर इन दोनों में इतनी कटुता क्यों है कि विश्व के सबसे कठिन से कठिन लड़ाइयों में से एक कारगिल युद्ध लड़ा गया और दोनों तरफ की आम जन को इतनी क्षति हुई? आखिर ऐसा इनमें इतनी जल्दी कटुता क्यों पैदा हो गई है? सबसे पहले तो मैं उन वीर सपूतों को जिन्होंने इस देश के नाम पर अपने को अपना बलिदान देकर यह साबित किया है कि इस देश के शौर्य में, इस देश के साहस में, इस देश में बलिदान देने की क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं आई है, इस बात को साबित किया। मैं सबसे पहले उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस वर्ष के पूर्व भी विजय दिवस आयोजित होता रहा है, लेकिन इस वर्ष अगर यह आयोजन हुआ है तो इसे मैं विशेष मानता हूं। पाकिस्तान के साथ यह युद्ध हम लोगों ने लड़ा, यह लड़ाई हुई थी। इस वर्ष आज ही बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत बदली है और हुकूमत के बदलाव के साथ बहुत सारे अलग अलग तरह के सपने भी देखे जा रहे हैं, नई नई बातें सोची जा रही हैं। मैं समझता हूं कि मेरे भाई अशोक प्रियंबद ने बहुत अच्छी बात कही कि हर 10 वर्षों के बाद यह होना चाहिए, अपने शौर्य का परिचय हम दें, पूरे विश्व को ये बताएं कि हमारी क्षमता में, हमारी ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं आई है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि आखिर हम कब तक और क्यों यह प्रयोग करते रहेंगे। 1965 में हमने एक प्रयोग किया, 1965 के बाद 71 में उसी पाकिस्तान से हमें जूझना पड़ा। फिर करगिल में जाकर हम जूझते हैं। मैं समझता हूं कि पॉलिसी में कहीं कोई फर्क नहीं है। उन्हीं सारी बातों को लेकर हम तब भी लड़ते रहे, अब भी लड़ते हैं, और उन दिनों करगिल की लड़ाई में भी वही सारी बातें आई जिसे हम लड़ते रहे और अपने शौर्य का परिचय देते रहे। लेकिन जब हम ये महसूस कर गए, जब हमने ये सोच लिया कि जिस पॉलिसी को अपनाकर जिस परीक्षा में हम शामिल होते हैं, पुनः पुनः उसी परीक्षा में हमें शामिल होना पड़ता है, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हमारे शहीद शहादत देने में कहीं पीछे नहीं हटते हैं। हमारा सैन्य बल कहीं से कमजोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण ऐसे जरूर रहे हैं जिनकी वजह से बार बार उस परीक्षा में हमें सम्मिलित होना पड़ा है। मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस बात को आगे यूं बढ़ाना चाहता हूं कि क्या हम उसमें बदलाव पर नहीं सोच सकते। अपने शौर्य का परिचय देते हुए हम लड़ते जरूर हैं, लेकिन तब तक इस बात को दोहरा देते हैं कि हम पाकिस्तान से रिश्ते को अच्छा रखना चाहते हैं। ये बात आज इमरान खान ने भी ये बात कही है, जो हुकूमत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। रिजल्ट जिस तरह से आ रहा है, ये महसूस किया जा रहा है कि कल के उस देश की सत्ता और हुकूमत उनके हाथों में होगी। उन्होंने ये बात कही है कि हम भारत के साथ रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं। कल भी ये बात कही जा रही थी, आज भी ये कही गई, और मुझे लगता है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, पुनः इन्हीं बातों को हमको दोहराना पड़ेगा।
इसलिए कि हम बार बार एक ही प्रयोग को कर रहे हैं और उसमें हमें कहीं से ऐसी सफलता नहीं मिल रही है जिससे ये कहा जा सके कि हम उसका इलाज ढूंढ के ले आए। ये तो ऐसा लगता है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। हम उस सामने आते हैं, हम लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन राजनीतिक कारण वहां जाके फंस जाता है जहां हम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में जा रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं और उनसे कभी कभी हमारे देश के राजनेताओं ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान सहयोग करे तो हम हिंदुस्तान के हुकूमत में बदलाव ला सकते हैं। यह दुखद है। हमने कभी अपने दिल को कड़ा नहीं किया है, हम मजबूती के साथ पेश नहीं आए हैं। शायद यही कारण है कि 70 वर्षों से हम एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ही बात को दोहराते जा रहे हैं और सबके पीछे एक कश्मीर समस्या है। डॉक्टर साहब, भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को हमेशा सुलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इसमें सहयोग नहीं करती है और उसका नतीजा हम बार बार एक युद्ध में जाते हैं। आपके नजर से इसका क्या निर्णय हो सकता है, इसका क्या समाधान हो सकता है और आने वाली पीढ़ी इसको किस प्रकार से देखे? देखिए राजेश जी, यह एक मुद्दा सांस्कृतिक भी है, सामाजिक भी है और उससे ऊपर उठा हुआ एक राजनीतिक मुद्दा भी है। कश्मीर उससे भी ऊंचा है भावनात्मक। दोनों देश का जब बंटवारा हुआ 48 में पहला युद्ध कश्मीर के मुद्दे पर लड़ा गया, जो सीधा युद्ध नहीं था, एक छद्म युद्ध था। इसमें आपको याद होगा उस्मान नाम का एक कैप्टन था। जब सेना का बंटवारा हुआ, एक हिस्सा उसी सेना, ब्रिटिश सेना की एक हिस्सा भारत में और दूसरे एक टुकड़ी पाकिस्तान में। भारत में एक कप्तान था उस्मान। पुंछ और राजौरी के सेक्टर को अगर भारत में आज हम देखते हैं तो उसके लिए उसी व्यक्ति की रणनीति और ताकत ने कमाल दिखाया था और पुंछ हमारे साथ है। तो भले ही पाकिस्तान इस उन्माद में पैदा हुआ, धार्मिक जहर और उन्माद की उपज है और जिहादियों और धार्मिक कट्टरता पाकिस्तान में कुछ इस कदर दिनों दिन बढ़ती गई कि उन्हें अपने न तो विकास की चिंता रही, न आधुनिकीकरण की चिंता रही, न वहाँ के शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता रही। चिंता बस एक रही, भारत, कश्मीर। समस्या भी उन्होंने पैदा की और उसी पर ये राजनीति चलती रही, सत्ता आती रही जाती रही। अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा और क्षमता उन्होंने सैन्य साजो सामान पर खर्च किया। जो खर्च होना चाहिए वहाँ शिक्षा पर, जो खर्च होना चाहिए स्वास्थ्य पर। तो आज कंगाली की कगार पर खड़ा है। कमोबेश गुलामी की स्थिति में वो लौट रहा है, फिर जा रहा है। चीन की गुलामी उसकी एक व्यवस्था है। इतने कर्ज से दबा हुआ एक देश है, एक विफल देश है, जो अपने नागरिकों के सुख सुविधा और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति नहीं, वैमनस्य और दुश्मनी और द्वेष के कारण एक जो नकारात्मक भाव, एक देश व्यापी भाव पाकिस्तान में बह रहा है, उसका फल भोग रहा। भारत ठीक है, भारत का जुड़ाव, भारत का लगाव, लेकिन भारत में जो एक राजनीतिक समझ विकसित हुई है, भावनात्मक, कश्मीर के साथ उसके भावनात्मक रिश्ते हैं। संवैधानिक रूप से भारत का कश्मीर अभिन्न अंग है, वह उसे कभी छोड़ नहीं सकता।
4 युद्ध हो चुके हैं, अगले युद्ध की तैयारी में भी दोनों देश हैं, जो कभी भी हो सकता है। एक सिरफिया व्यक्ति भी अगर किसी सरकार में शामिल हो जाए और या अपने आंतरिक दुर्बलताओं की परिस्थितियां अगर पैदा हो जाएं, तो किसी भी देश का शासक देश को युद्ध में झोंक सकता है। तो वह जुनून है, एक पागलपन है, एक नकारात्मक सोच का शिकार है कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान, और उसी में जी रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा अगर हट भी जाए तो पाकिस्तान शांत बैठेगा? क्या रोजाना वहां बम धमाके नहीं होंगे और आम नागरिक मारे नहीं जाएंगे? तो एक नकारात्मकता जो देशव्यापी छाई हुई है कश्मीर में, वो उसके जन्म के साथ है, पाकिस्तान के जन्म के साथ ही पैदा हुई है। और वह जब तक दूर नहीं होगी, जब तक आधुनिक शिक्षा और आधुनिक संस्कार और विज्ञान का समावेश उनके जीवन में नहीं होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन का नहीं अपनाएंगे, तब तक यही मनोदशा बनती रहेगी। और ये तनाव अपने पड़ोसियों को, क्या भारत झेल रहा है तो अफगानिस्तान नहीं झेल रहा है? ईरान के साथ उसका संबंध अच्छा है? नहीं है, क्योंकि ये मानसिक रूप से बीमार हैं, नकारात्मक सोच के हैं। उसी का ये कुफल है। इसका नतीजा भारत पर भी पड़ रहा है। भारत में भी नकारात्मक फोर्सेस उभर रहे हैं प्रतिक्रिया स्वरूप। यह एक अच्छी बात नहीं है, फिर भी इस सोच को हमें प्रोग्रेसिव दिशा में बदलना होगा। एक यहाँ की राजनीतिक चुनौती भी है, यहाँ के लोगों में वो फंडामेंटलिज्म पैदा ना हो, उनकी लॉयल्टी विकास के साथ हो, और वो रही है, आगे भी रहेगी। इसलिए हम आज शीर्ष पर हैं और उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ रहे हैं, और वे उत्तरोत्तर ह्रास की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, दोनों की सोच अलग अलग है। पैदा चलिए तमसा, भारत और पाकिस्तान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक है, लेकिन इनके बीच में जो कटता है वो विश्व के किसी दो पड़ोसी देश के बीच में सबसे ज्यादा है। आप एक सांस्कृतिक पुरोधा हैं और अपने मंच से इस चीज को हमेशा उठाते रहे हैं। क्या हल देखते हैं इसका? देखिए, मेरा मानना ये है कि करगिल युद्ध कश्मीर समस्या का ही एक अंग है। करगिल युद्ध को कहा जाए या कश्मीर की समस्या को हम लें, तो इसे सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की समस्या नहीं समझा जाना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं नेपथ्य में कुछ लोग अवश्य काम करते हैं। उनकी मजबूरी ये है कि नेपथ्य में अगर काम न करें तो वो अपने उन उद्देश्यों में कहीं कामयाब नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय है, और अंतर्राष्ट्रीय समस्या के साथ साथ जो लोग नेपथ्य में हैं वो निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि यह समस्या इन दोनों देशों के बीच रहे। पाकिस्तान की मजबूरी यह है आंतरिक दृष्टि से कि वो आर्थिक रूप से इतना पिछड़ा है कि उसे अन्य देशों से जो सहयोग मिलता है उसके इशारे पर उसे काम करना होता है। इस देश की समस्या कुछ अलग है। हमारे देश की भी कुछ समस्याएं हैं। हम कश्मीर समस्या को कहीं ना कहीं सत्ता भोग के लिए भी इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसमें अगर एक दल, एक हुकूमत जो काम में आज है, आज सत्ता में है, अगर वो कुछ करना भी चाहे तो उसके हाथ इतने बंधे होते हैं कि उन हाथों को बांध कर ही उसे कुछ करना पड़ता है। भारत में
निश्चित रूप से दोनों देश की समस्याएं अलग अलग हैं। उस देश पाकिस्तान की समस्या ये है कि वहां की राजनीतिक दल के हाथ में कुछ नहीं होता है। वहां की मिलिट्री, वहां की सेना निश्चित करती है कि हमें क्या करना है और उस इशारे पर राजनीतिक दल को चलना होता है। इस देश की समस्या अलग है। यहां सेना के हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है यहां के राजनीतिक दल के हाथ में है। यहां के राजनीतिक दल के लोग जो इशारा करते हैं उस हिसाब से सेना को चलना होता है। दूसरे देश निश्चित रूप से जब दो भाई लड़ते हों तो पड़ोसी उसका लाभ लेना चाहता है, यह कोई अस्वाभाविक नहीं है और पड़ोसियों ने इसका लाभ लिया है। हमारे देश को विकास करके जहां होना चाहिए आज हम वहां नहीं हैं। हम इन्हीं समस्याओं में उलझे रहे हैं। आज भी अगर श्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो जितनी ताकत इस देश के विकास में उन्हें खर्च करना चाहिए उसके 70 या 80% ऊर्जा उनको कश्मीर समस्या के समाधान पर लगाने होते हैं। यह इस देश की समस्या है। राजनीतिक दल इन बातों को कभी नहीं समझते। सबसे पहले उनके सामने सत्ता है और सत्ता के लिए वो चाहे जहां भी बैठ के अपना वक्तव्य दे रहे हों, वो कभी भी खुलकर कोई बात जो इस देश के हक में है वो उसे बाद में रखते हैं। पहले अपनी सत्ता में आने और सत्ता में हम किस रूप में सत्ता तक पहुंच जाएं, इसको पहले सामने रख लेते हैं। यह समस्याएं अलग अलग देश की अलग अलग स्थिति में है। वैसे में मुझे लगता है कि आम आदमी की सोच को सामने लाना होगा। सोशल मीडिया के जरिए ही आपने ऐसे दो लोगों को बुलाया है जिन लोगों में दोनों में से किसी को किसी राजनीतिक दल से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। हम बार बार निवेदन करना चाहेंगे अपने देश के तमाम राजनीतिक दलों से कि वो अपना काम अवश्य करें। सत्ता में तक पहुंचने का प्रजातांत्रिक रूप से जो प्रणाली है उसे अपनाएं, लेकिन जब देश की अस्मिता का सवाल हो, जब देश को के बनने और बिगड़ने का सवाल हो, उस वक्त तो कम से कम उन राजनीतिक उद्देश्यों को अलग रखकर सोचें। मुझे याद है कि 1965 में जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उस वक्त हमारे देश के एक शायर ने कहा था कि वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। हमारी इम्तिहान का वक्त है, तैयार हो जाओ। हमारे सरहदों पर खून बहता है जवानों का, हुआ जाता है दिल छलनी हिमालय के ढलानों का। उठो रुख फेर दो दुश्मन के तोपों के दहानों का, वतन के सरहदों पर आहनी दीवार हो जाओ। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। उनका उद्देश्य मात्र इतना नहीं था कि वो संकेत दे रहे थे कि यहाँ की सेना जो है वो मजबूत हो जाए, बल्कि साथ साथ उनका उद्देश्य ये भी था कि अगर राजनीतिक रूप से हमारी लड़ाई आंतरिक रूप से कहीं हो, हमारा स्वार्थ भी हो, तो उसे अलग हम हटाएं। और आज जिस वक्त इस देश की अस्मिता का सवाल है, हम तमाम लोग मिलकर एक सोचें, एक रहें, एक जगह एक बात उठाएं। यह भी सच है कि जब लड़ाई लगती है तो हमारे देश के तमाम राजनीतिक दल एक साथ हो जाते हैं, लेकिन कभी भी खुल के वक्तव्य देने से वो कतराते हैं। उनको ये लगता है कि अगर पक्ष में बोलता हूं तो मुझे कितना नुकसान वोटों का होता है और मैं समर्थन करता हूं तो कितना नुकसान वोटों का होता है। इस वोट की गिनती को वो छोड़ें। एक आम आदमी होने के नाते, एक साहित्यकार होने के नाते मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस स्वार्थ को छोड़ें और जब जब देश की अस्मिता का प्रश्न आए तब तब वो ऐसा वक्तव्य जरूर दे निर्भीक होकर के। वो गलतफहमी में है, उस वक्त इस देश की जनता एक साए के नीचे होती है और उसका घाटा उन्हें नहीं होगा। हमेशा देश के पक्ष में सोचे जाने पर चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उस सबों को उसका लाभ होगा। आम आदमी इसी पक्ष में है और मैं आम आदमी का पक्ष रख रहा हूं। डॉक्टर साहब, ये जो कारगिल विजय दिवस है, सही अगर कहा जाए तो ये शहीदों का शहादत दिवस है।
शहीदों ने अपनी जान की बाजी लगा के इस कारगिल को बचाया। थोड़ा सा उन परिवार के बारे में, उन शहीदों के बारे में जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को बचाया है, इसके बारे में आप थोड़ा इस पर गौर फरमाइए। एक संस्मरण मैं बताऊं, जो पढ़ा था उन दिनों के अखबारों में, मीडिया की रिपोर्टें आई थी। विजय थापा एक कैप्टन थे, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है वो, जो कभी नहीं भूलती है। मैं स्मरण करना चाहूँगा पुनः उस अदम्य साहसी जवान का। 12 टुकड़ियों की दस्ते के साथ उन्हें आदेश मिला कि दोनों के शिखर पर दुश्मन बैठा है, तो गोले और तमाम हरबो हथियारों के साथ अपने कैंप में बैठा है, और वो कैंप शिखर पर है। नीचे से चढ़कर उसके उस कैंप को डिस्ट्रॉय करना था। सोच सकते हैं, खड़ी चोटियों पर चढ़ना, पूरे हरबे हथियार के साथ चढ़ना, दुश्मन ऊपर बैठा है, कितना सुरक्षित है वो। वहां तक हमारी पहुंच बन नहीं पा रही थी। जब पोस्ट से वो आदमी चलता है, यह जानता है कि हमें पुनः वापस नहीं आना है, उसने एक पत्र लिखा अपने फादर के पास, जिसमें अपनी बेटियों को संबोधित था। यह मान के चल रहा है कि हमें नहीं आना है। उसने लिखा कि मेरी ये जिम्मेदारी मैंने स्वीकार की है। उसमें रुखसाना नाम की एक छोटी सी बच्ची थी, जो आतंकवादियों के हमले में पिता के मरने के बाद गूंगी हो गई थी। उसका वो खर्च देता था। अपने पिता को पत्र में उन्होंने लिखा कि उसका खर्च नहीं भूलना चाहिए, मैं रहूं न रहूं। मैंने ये जिम्मेदारी कमिटमेंट किया है सोसाइटी में, घर में, परिवार में, समाज में, ये नहीं रुकना चाहिए, और मैं मिलूंगा स्वर्ग में। पिता को एक पत्र लिखता है जो कप्तान को चलता है, और जब वाकई जब चढ़ाई आधी रह जाती है, दुश्मन को आहट मिल जाती है, ऊपर से गोले बरसाए जा रहे हैं, ऊपर से मशीनें उगल रही हैं, आग, इनके 4 सैनिक लुढ़क गए, 7 बचे। तब तक दिन का उजाला हो जाता है, और ये एक चट्टान के ऊट में पूरे दिन चिपके रहते हैं, साथ के साथ। दुश्मन मान लेता है कि जो आ रहे थे उनको हमने मार डाला। आधी चढ़ाई पर ये रुके रहते हैं बिना करवट बदले। फिर रात होती है, फिर अगली चढ़ाई के लिए चलते हैं। अब कल्पना करें, अगली चढ़ाई पर पहुंच जाते हैं, वो गोली बरसते, बंदूक के नाल बैरक से निकले हुए हाथ से पकड़ता है आदमी, क्योंकि उनके पास के सारे हथियार छूट गए हैं नीचे, और हाथ से पकड़कर उनको घुमाता है दूसरी ओर, और फिर बाकी जो उनके साथ के सैनिक बचे हुए हैं वे हमला करते हैं, और उन्हीं के हथियारों से उनको मारते हैं। ये खुद नहीं मरते हैं, और उनसे आधे भाग जाते हैं, आधे मारे जाते हैं। वह एक बहुत बड़ी घटना थी, साहस था, अदम्य साहस का परिचय देते हुए इन 12 सैनिकों ने 30 से अधिक सैनिकों को मार डाला था। ऐसी जब पराक्रमी योद्धा सैनिक सपूत भारत में हों, भारत की सीमाओं की चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा भी ये धर्म है कि हम उनकी भावनाओं, उनकी संवेदनाओं, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। हमें याद है कि सीवान में 7 शहीद कारगिल के युद्ध में, जिनकी डेड बॉडी आती थी, सबसे पहले सूचना हो जाती थी, और जिले के सभी पदाधिकारी, सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक कार्यकर्ता
मुझे याद है कि लोटिया मोड़ पर इकट्ठे होते थे और वहाँ से एक बड़े लंबे जुलूस के साथ उनके गांव पहुँचाया जाता था। कुछ ज़्यादा शहीद आए, रघुनाथपुर में 2-3, दरौदा में 2-3 उस समय आए, लेकिन सबको सम्मान मिला और तत्कालीन सरकार ने उनके लिए जीवन यापन के मुकम्मल बंदोबस्त किए। आज की पीढ़ी खुशहाल भी है और मुझे नहीं लगता कि सरकार से कोई शिकायत होगी या समाज से कोई शिकायत होगी। जो एक देश अपने सैनिकों के लिए कर सकता है सम्मान और आर्थिक दृष्टि, वो सब कुछ वहाँ प्राप्त हुआ है, आगे होता रहेगा। हम साहब, अपनी कविताओं के माध्यम से इन शहीदों के लिए आप गुनगुनाए तो बोले। देखिए, शहीदों के प्रति जितनी बातें कही जाती हैं उन्हें एक कविता की शक्ल में ही लेना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले, 1.5 साल पहले, मुझे लगता है कि इन्हीं समस्याओं के चलते एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था। यह विषय दुखद है कि उसके लिए हमारी सेना को उसका वीडियोग्राफी देना पड़ा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करके आए। होना ये चाहिए था कि इसका सबूत कोई नहीं मांगता। अगर वो बात गलत भी होती तो लोग सर उठा करके कहते कि हाँ ये हुआ था, जबकि सचमुच वह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और इसके लिए हमारी सेना जो है उसको सबूत पेश करना पड़ा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। यह इस देश के लिए दुखद है कि ऐसी समस्याएं हमारे बीच आती हैं। मैं तो विहंग का कवि हूं और बात जब भी कहा है तो कुछ न कुछ व्यंग की बातें आई हैं। आपने सुना होगा कि एक पंक्ति है कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बात है। कभी इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को टारगेट मैंने किया था और तब कहा था कि भला कोई तरीका इससे बेहतर भी कहां होगा। खरीदेंगे न बेचेंगे, मुनाफा तो वहां होगा। अब मिलेगा हर बरस चंदा, शहीदों की जयंती में वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इस देश के लोगों को एक बात पुनः सोचना चाहिए। आम आदमी तो अवश्य सोच रहा है। आम आदमी में आज भी वह मोह जो 1947 के पहले देश को आजाद कराने के नाम पर जो कुर्बानियां उन्होंने दी है, आज भी वो कुर्बानी उन्हें याद है। आज भी उस कुर्बानी को लेकर हम कहीं न कहीं उदाहरण पेश करते हैं और इस देश के लोग अपने सर को ऊंचा उठा लेते हैं कि हमने लड़ाई लड़के इस देश की आजादी हासिल की है और हम इस आजादी को कभी जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता हूं कि हमारे देश में आम आदमी की सोच और राजनीति की सोच दोनों दो दिशा में है और शायद इस समस्या का समाधान तभी होगा जब इस देश की राजनीति की सोच आम आदमी के सोच के साथ तालमेल, जिस दिन दोनों में तालमेल हो जाए उस दिन इस समस्या का समाधान होगा। उसके पूर्व हम अगर चाहेंगे भी तो इस समस्या का समाधान हम करने में कहीं न कहीं विफल रहेंगे। मुझे लगता है कि इस बात पर हमारी हुकूमत को, हमारे देश के आम आदमी को, हमारे देश में पक्ष और विपक्ष में बैठने वाले उन 545 सदस्यों को और सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को
तमाम लोगों को एक सोच बनाना होगा, तभी हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं पुनः एक बार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि यह सोच बने, एक रास्ते पर हम चलें। और अगर 125 करोड़ लोग, 1.25 अरब लोग एक साथ अगर ये सोच लेते हैं तो दुनिया के किसी देश में ये ताकत नहीं है कि हमारी बातों को वो नजरअंदाज कर दें और हम जिस उद्देश्य के लिए निकलेंगे उस उद्देश्य में हमें विफलता मिले। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि 1.25 अरब लोग, जिसमें राजनीति के तमाम पुरोधा, पक्ष और विपक्ष में बैठने वाले सभी सदस्य, सामाजिक लोग, साहित्यकार भी 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, मुझे साफ साफ कहने दीजिए, लेकिन ये तमाम लोग देश की अस्मिता के प्रश्न पर एक साथ अगर हो गए तो कश्मीर की समस्या को समाप्त होने में 24 घंटे का भी वक्त नहीं लगेगा। और अगर हम एक साथ नहीं हुए तो हम 1 सदी में भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद आपका इस कारगिल दिवस पर, विजय दिवस पर चर्चा करने के लिए आप सभी स्टूडियो में आए।